नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। आज 29 सितंबर 2020 को जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप आज से पीछे के सारे क्वेश्चन आपने वीडियो देखा होंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे YouTube चैनल को। और जिसने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उससे मैं उम्मीद करता हूँ वो YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उससे जो भी हमारी पहल रहेगी वो आपको समझ आए और आपको उससे फ़ायदा हो। तो भैया, जिसने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें सब्सक्राइब करना है वो अपने कंटिन्यू करें अपने इस वीडियो को। देखें भैया, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे YouTube चैनल पढ़ाते हैं भैया, मैं नहीं मानता, बहुत सारे YouTube चैनल पढ़ाते हैं इसे। तो भैया आपको करना क्या है, आपको जिस YouTube चैनल पर ट्रस्ट हो ना, आप उसी YouTube चैनल को देखें और उस पर ट्रस्ट करें। किसी भी YouTube चैनल पर आपको जहां आपको अच्छी लगे उस पर ट्रस्ट करें। यदि आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप यहां देखें और एक बार हम पे ट्रस्ट करें, ज़रूर ट्रस्ट करें, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। आपके दिल में ये, दिमाग में एनी टाइम यही होना चाहिए कि भैया करंट अफेयर्स का हमारा कोई टेंशन नहीं है। हमारे करंट अफेयर्स इंडिया लेवल की जितनी भी है वो आपको इस एग्ज़ाम स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर मिल जाएगा भैया। तो चलेगा, आज का ये पहला सेशन, इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? भैया पहले तो इस क्वेश्चन पे लगाएं स्टार, पहले तो लगाएं स्टार, ठीक है। जितने आप लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लें। फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में दिया गया किसको? अकितम अच्युतन नंबूदरी। ये है अक्यूतम अच्युतन नंबूदरी, यानी जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का गे ऑप्शन आंसर सही है। अब देखें, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अकितम को किस भाषा के लिए ये पुरस्कार लिखा है, तो आप नोट करें, इन्हें मलयालम भाषा के लिए क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। तो भैया मलयालम भाषा कहाँ की है ये भी आपको मैं बता दूं। मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है, ठीक है। मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है। बात केरल की है, तो केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनरई विजयन, ठीक है। वहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद अलवी, ठीक है। आरिफ मोहम्मद वहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। अब ये कौन सा है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो भैया आपसे क्वेश्चन में और आ सकता है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, क्योंकि 54वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का, आप नाम नोट करें, अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इन्हें मिला किस क्षेत्र में? तो इन्हें मिला अंग्रेजी क्षेत्र में, ठीक है। और अंग्रेजी क्षेत्र में मिलने वाला ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि अमिताभ घोष को मिला था, ठीक है भैया, नोट कर लिया। अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऑप्शन में है वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान मिला। इंपॉर्टेंट, नोट करके रखना वासुदेव मोही का नाम। वासुदेव मोही को कौन सा अवार्ड मिला है? सरस्वती सम्मान। कौन सा? 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? वासुदेव मोही को। अमिताभ बच्चन को किस अवार्ड से नवाजा गया है? भैया 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन का। 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को मिल सकता है भैया, अभी घोषणा नहीं हुई है, एक बार पुनः बोल रहा हूँ। 2019 का अभी तक याद रखना है आपको, अमिताभ बच्चन। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतन नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया, जो कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व पर्यटन दिवस आने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि पर्यटन पर ही आजकल की अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है भैया। कई देश तो जैसे नेपाल जैसे देश ऐसे हैं जिनकी 2/3 जो हिस्सा है वो अर्थव्यवस्था का उस पर निर्भर करता है। इसके कारण पर्यटन एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करें भैया। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। पहली बात,
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अब आपको करना क्या है, आपको इस महीने में जितने भी जो डे एंड डेट यानी दिवस वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले डेट लिखनी है, फिर उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है वो लिखना है। चलेगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इससे यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बन जाता है वो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसकी थीम। ठीक है भैया, थीम नोट करें, ग्रामीण पर्यटन का विकास। थीम नोट करें, थीम 2020 की पर्यटन दिवस की क्या है? ग्रामीण पर्यटन का निवास विकास करना क्या है 2020 की इसकी थीम है। एक बार पुनः बोल रहा हूँ भैया, क्यों बोल रहा हूँ इतनी बार? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ग्रामीण पर्यटन का विकास करना थीम है 2020 की। अब ऑप्शन में 25 सितंबर है, कौन सा दिवस? अंत्योदय दिवस। 23 सितंबर भैया कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। अब बात आई है विश्व पर्यटन दिवस की, तो भैया पर्यटन दिवस मनाता कौन है? WTO। मैंने कल एक आपको ट्रिक बताई थी भैया, वो ट्रिक आज वापस रिपीट करता हूँ। मैंने कल जब वो मतलब संस्थाओं वाला चैप्टर करवा रहा था मैं, तो उसमें एक संस्था मैंने ट्रिक बताई कि भाई जहाँ से किसी भी संस्था का यदि शुरुआत W से हो और अंत में क्या हो? अंत में O हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा भैया? जेनेवा में। एक बार पुनः समझे, जिस भी संस्था का यदि शुरुआत W से हो और अंत में O आ जाए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा भैया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। लेकिन जो विश्व पर्यटन दिवस मनाती है वो है WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। पुनः उसका पूर्ण नाम बोल रहा हूँ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो W से शुरू हो रहा है, O पे अंत हो रहा है। मैंने कहा था दो इसके अपवाद है, एक अपवाद तो मैंने उसी टाइम बता दिया था, मेरी टाइम जिसमें नाम आ जाए उसका हेडक्वार्टर लंदन में होगा। अब ये WTO है टूरिज्म वाला, इसका हेडक्वार्टर नोट करें भैया, NOTE लिखे नीचे और लिखे WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर लिखे भैया मैड्रिड, स्पेन। स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है, मैड्रिड में। अब नाम किसका आया भैया? स्पेन का आया है। तो एक नाम, एक चीज़ और नोट कर ले, वहाँ COP25 जो हुआ है इस बार का, वो कहाँ हुआ है भैया? स्पेन में हुआ है। दिसंबर 2019 में हुआ था ये, तो COP25 कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है भैया, मैड्रिड में, उसकी राजधानी में, जहाँ क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी जानकारी देता हूँ भैया क्वेश्चन की। आप इसमें मेरी जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फेरें। आप एक काम करें, एक तो यूट्यूब चैनल को आप तो शेयर करते रहना है भैया, और यदि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें भैया। बहुत मेहनत करता हूँ, कैसे बनाता हूँ ये आप नहीं समझ पाएंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ आपका जितनों लोगों को ये फ़ायदा हो जाए उतना ही अच्छा है। बस कहाँ से क्या करता हूँ वो ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। अपने को यदि इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आपको डेली देखना चाहिए। यदि आपसे इस चैनल से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी नहीं देना चाहिए। यदि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्यों देखें भैया आप। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद स्वतः समझदार व्यक्ति हैं सारे के सारे, आपको पता है आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ गलत है, तो मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलेगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को, नोट कर ले, सुरेश चंद्र शर्मा को। इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है क्योंकि ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र। अब आप पूछेंगे भैया फर्स्ट कैसे, तो भैया अभी क्या है, जो हमारी पीछे की एक संस्था थी भारतीय चिकित्सा परिषद, मैं पुनः बोल रहा हूँ ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, वो भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेगा। मतलब पहले इसका नाम भारतीय चिकित्सा परिषद था, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसका पहला अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा को इसका पहला अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसमें कितने सदस्य होंगे या आप मेरे को नोट करके जरूर बताएंगे, कहीं से भी ढूंढ के। चलेगा, अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ऑप्शन है विमल जुल्का। विमल जुल्का हमारे वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है, नोट करें, विमल जुल्का लिखें, फिर आगे लिखें वर्तमान के सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है विमल जुल्का। भैया दूसरा नाम आ रहा है अशोक लवासा, बताएं अशोक लवासा कौन है और राजीव कुमार कौन है? आपको ये कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पढ़ा दिए हैं। अब आपको इनको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा आपको इनके बारे में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला है? यानी अभी जो मानसून सत्र चला था भैया काफ़ी चर्चा में रहा था, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मानसून सत्र कब से चला और कब खत्म हो। तो याद करें,
जो मानसून सत्र है वो 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। एक बात, ये क्वेश्चन यदि करंट में आ जाए तो ऐसे आएगा। अब देखें इसको पॉलिटिकल साइंस से जोड़ते हैं भैया। देखिए सत्र का नाम आ रहा है तो संसद में सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। नोट करें कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है भैया। बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है जिसमें बजट पेश करती है सरकार। क्या करती है? बजट पेश करती है। अब एक बजट नाम आया है भैया, नोट कर लें ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, बजट। ये बजट क्या है? बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि बजट क्या है। बजट एक धन विधेयक है भैया, धन विधेयक है। बजट क्या है? एक धन विधेयक है। और हमारे कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो भैया मानसून सत्र इस बार का हुआ था वो 14 सितंबर से 23 सितंबर तक का। अब एक और चीज़ नोट करें, सत्र को बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, यानी सत्र का आहूत करना और सत्र का सत्रावसान करना ये कौन करता है? राष्ट्रपति। अब सत्रावसान शब्द का यदि मतलब नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। सत्रावसान का मतलब है ये सत्र कितने दिनों तक चलेगा, किस तारीख तक चलेगा, वो क्या होता है? सत्रावसान होता है। तो मतलब ये किस डेट तक ये सत्र चलेगा ये सत्रावसान करता है। ये कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि सत्र को स्थगित कौन करता है? मतलब सदन का अध्यक्ष करता है। मैं स्थगित नाम बोल रहा हूँ भैया। सत्र को स्थगित कौन करता है? उस सदन का अध्यक्ष किसी सत्र को स्थगित करता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये सत्र से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको समझ आए। यदि अभी भी आपको समझ नहीं आए तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया। तो और मैं कल आपको अलग से एक स्लाइड पे समझाऊंगा पूरा का पूरा सत्र। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट भैया, वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक सबसे पहले ये जारी किसने किया है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए समझे, वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने जारी किया। नोट करें, एक तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंगापुर यूनिवर्सिटी। एक तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने, दूसरी साथ में है IMD, ये इंडियन है भैया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD कहाँ की है? इंडिया की है। इसके कारण इम्पोर्टेंट है। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन, वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? भैया एक तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, एक IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। ये तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? भैया शीर्ष पर रहा है यानी पूरे विश्व में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर। 2 नंबर पर कौन रहा है? भैया 2 नंबर पर रही है फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। नोट कर लें, यहाँ ऑप्शन डी है भैया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखें। चलिएगा, डी नहीं लिखा है मैंने तो आप नोट कर लें। यदि आपको लिखना है तो आप लिखें। 2nd नंबर पर है हेलेंसिकी। ठीक है भैया, हेलेंसिकी लिख ले। कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है। और 1st नंबर पर है सिंगापुर। अब देखें, इससे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया का फर्स्ट स्थान किसका है? इंडिया का फर्स्ट स्थान है भैया हैदराबाद का, और इंडिया का 2nd स्थान किसका है? दिल्ली का। चलेगा, इंडिया का फर्स्ट स्थान हैदराबाद का, विश्व में फर्स्ट स्थान सिंगापुर का। लेकिन हैदराबाद जो फर्स्ट स्थान है इंडिया का, इस हैदराबाद का विश्व में कौन सा स्थान है? 85 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 85 नंबर है, जबकि दिल्ली का 86 नंबर है जो कि इंडिया का 2nd स्थान है। मैं समझता हूँ आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई है। यदि फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहे तो आपको तो कमेंट करना है। मैं पक्की गारंटी देता हूँ आपको, ज़रूर दूसरे दिन मैं इसका जवाब दूंगा। पर ऐसा नहीं है कि जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट ना करे। मैं उम्मीद करता हूँ जिसको समझ नहीं आया वो ज़रूर कमेंट करेगा, क्योंकि उसको अगले दिन वो चीज़ समझनी भी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भैया आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करते बताते रहना है, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होगा। भैया हम कैसे किस और ज़्यादा मेहनत कैसे कर पाएंगे कि भैया हम जो कर रहे हैं वो सारे के सारे मित्रों को क्या आ रहा है? पसंद आ रहा है। यदि वो हमें समझ लगेगा कि हाँ भैया सारों को पसंद आ रहा है, तो हम इसमें और अलग टेक्निक और अलग और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। वो आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है भैया। और जिसने भी ये शेयर नहीं किया है ना भैया, शेयर करना। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो मैं नहीं बोलता कि नहीं करना। चलेगा, आपको यदि अच्छा लगे तो शेयर करना। चलेगा, 6th क्वेश्चन है, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली गई है? इंपॉर्टेंट
तटरक्षक अकादमी, यानी तटरक्षक की बात आ गई, मतलब नौसेना की बात है भैया। पहली तटरक्षक अकादमी खोली गई केरल में, और केरल में भी स्थान पूछे तो मंगलुरु, यानी पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली गई है? केरल में। अब बात नौसेना की आई है। वर्तमान में नौसेना के जो सर्वोच्च पद होता है उसे बोलते हैं एडमिरल। पहले तो समझे, जो भारतीय नौसेना में सबसे ऊंचा पद होता है उसे बोलते हैं एडमिरल। वैसे जैसे एयरफोर्स में बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, और जैसे थल सेना में बोलते हैं जनरल। ठीक है, ये तीनों शब्द नोट करें भैया। जनरल जो कि भारतीय सेना का क्या होता है? प्रमुख होता है, थल सेना का। और वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसे एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, और जो नौसेना का प्रमुख होता है उसे एडमिरल कहते हैं। वर्तमान में एडमिरल कौन है भैया? करमबीर सिंह। नोट कर लें भैया, वर्तमान एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश भदौरिया। और वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है? ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है भैया, आपको कमेंट करना है, कल मैं बता दूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में CEAT टायर यानी सेफ टायर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भैया सेफ टायर, अभी तो बहुत लोग जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं वो बहुत सुनते होंगे सेफ टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, यानी जो IPL में टाइम आउट होता है उस समय इसका नाम आता है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि IPL कहाँ हो रहा है भैया? 13वां जो संस्करण है इस बार का IPL कहाँ हो रहा है, ये आपको कमेंट करना है, जरूर करना है। जिसने भी जो भी जिसको सिलेक्शन पाना है वो जरूर कमेंट करेगा, क्या कौन सा नंबर का है, कहाँ हो रहा है, सर्वाधिक जीत किसकी है, किसकी ने सबसे कम जीता है, जो सारा का सारा कमेंट करेगा IPL के बारे में। चलिएगा क्वेश्चन पे आते हैं। सेफ टायर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं भैया आमिर खान को। किसे बनाया गया है? आमिर खान को। अब देखें, ब्रांड एम्बेसडर का बात आई है, आपको मैं पहले तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट कर देना है, वीडियो को पॉज करना है, और सारे के सारे जो भी ब्रांड एम्बेसडर इस बार के बने वो कमेंट करना है, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। कियारा आडवाणी, हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कियारा आडवाणी। देखें, आयुष्मान खुराना को जो किस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बता रहा ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान खुराना को किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस अभियान के लिए, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो आपको कमेंट करना है। सेफ टायर का मैंने बता ही दिया, आमिर खान। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों का टीबी अनिवार्य कर दिया? भैया इंपॉर्टेंट है भैया, कोविड-19 से क्वेश्चन इस बार जो भी एग्जाम होगा उसमें कोविड-19 से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों का टीबी टेस्ट, यानी जो भी पॉजिटिव आ जाएगा उसका क्या किया जाएगा? टीबी टेस्ट। कहाँ किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। भैया पश्चिम बंगाल में जो भी कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा व्यक्ति, उसका बाद में टीबी टेस्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात आई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के वर्तमान CM ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल का वर्तमान राज्यपाल जगदीश धनखड़। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में क्या अभी हाल ही में क्या फेमस रहा वो चीज़ बताना है, मैं बताता हूँ, आपको कमेंट करना है, मैं अब बताऊँ। पश्चिम बंगाल का फेलूदा अभी क्या था भैया? फेलूदा क्यों चर्चा में आया? ये कोविड-19 किट है भैया, नोट कर लेना, फेलूदा, फालूदा नहीं बोल रहा, फेलूदा, फे के ऊपर एक मात्रा है। फेलूदा क्या है? कोविड-19 किट है। अब ये बंगाल से कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसको जो बनाने वाले थे ना, वो कहाँ के थे? बंगाली थे। उन दोनों के नाम आपको कमेंट करके बताना है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो कमेंट जरूर करेगा। तो वो जो फेलूदा किन 2 लोगों ने बनाया वो आपको कमेंट करना है, यह आपके लिए टास्क है आज का। चलेगा, कोविड-19 की बात आई, ऑप्शन में केरल है, तो मतलब भारत में सर्वप्रथम केस कहाँ मिला? केरल में। सर्वप्रथम मृत्यु कहाँ हुई? कर्नाटक में। सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाने वाला राजस्थान, और सर्वप्रथम कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला राज्य, नोट कर लें, हरियाणा। हरियाणा कोविड-19 को सर्वप्रथम महामारी घोषित करने वाला राज्य है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ वो आपको कमेंट करके बतानी है भैया। जिम्बैक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? जिम्बैक्स भैया नोट करें, जिम्बैक्स भारत और जापान के मध्य का क्या है? युद्धाभ्यास। दूसरी बात किसका है? नौसेना का। किसका है? नौसेना का। हो कहाँ रहा है भैया? अरब सागर में। जो भारत का अरब सागर है पास में, उसमें अरब सागर में हो रहा है। ये चीज़ें नोट कर ली आपने जिम्बैक्स के बारे में। नौसेना का है, अरब सागर में हो रहा है, भारत और जापान के मध्य होता है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होता है भैया? युद्ध अभ्यास। कौन सा? युद्ध अभ्यास, नाम ही उसका युद्ध अभ्यास ही है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड, और भारत और रूस के बीच
इंद्र नाम का युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। जिसको भी और युद्धाभ्यास याद हो, मैं भी आपको 4 याद करवा दिए, 4 अब की बार और कभी करवा दूंगा, ऐसे धीरे धीरे याद करवाऊंगा। जिसको अलग से कोई भी याद हो वो कमेंट कर दे, बस उसका रिवीजन देख लूँगा, मैं उसका कमेंट देख लूँगा, बस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंक्रामक रोग की रोकथाम, देखिए असंक्रामक रोग जो यानी संक्रमण के कारण नहीं फैलते हैं, उसमें असंक्रामक रोग के कारण ही उसे क्या मिला है, पुरस्कार मिला। किस राज्य सरकार को? भैया हाल ही में केरल बहुत चर्चा में है, तो केरल को ये पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है भैया, केरल को बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं। चलेगा, केरल को ये पुरस्कार मिला है किसके लिए? असंक्रामक रोग यानी जो ऐसे रोग जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं, उनकी रोकथाम के लिए केरल को ये पुरस्कार दिया गया है। अब केरल के बात आई तो केरल में लिखे भैया, केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल है। अब केरल की बात आई तो केरल में और इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है भैया, केरल में एक है तिरंगा पहल कहाँ चलाई गई है भैया? केरल में और केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भैया? केरल में फर्स्ट चिकित्सक उपकरण पार्क खोला गया है। भारत का पहला चिकित्सक उपकरण पार्क कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। और केरल से क्वेश्चन आ सकता है कि केरल का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है केरल का हाथी। भैया राजकीय पशु, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। और हाथी और किन 2 राज्यों का राजकीय पशु है वो आपको कमेंट में बताना है। एक तो केरल का राजकीय पशु हाथी है और 2 अन्य ऐसे राज्य जिनका भी राजकीय पशु क्या है? हाथी है भैया, वो भी आपको कमेंट करना है। चलेगा मित्रों, आज का मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये आपको कमेंट करके बताना है, ज़रूर बताना है भैया। और क्या इसमें और अलग कर सकते हैं अपन, थोड़ा दिमाग आप भी लगाएं कि भैया आप ऐसे करें तो और अच्छा रहेगा, तो वो भी आपको कमेंट करना है भैया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सेशन, एक नए क्वेश्चनों के साथ। मित्रों जय हिंद, जय भारत। बड़ों का सम्मान करना और जो भी अपने आदर है, संस्कृति है, उसको बनाए रखना। और एक बार पुनः बोल रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत।